अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है एक्सरसाइज MCQs। अब इसमें देखें, हमारे पास नंबर 1 पे है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI ऐसा होता है सिस्टम इंटरनेशनल के सिस्टम इंटरनेशनल में हमने जो बेस यूनिट मुकर्रर किए थे वो कितने थे, तो वो हमारे पास होते हैं जी 7 के देर आर 7 नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI सिस्टम। नंबर 2 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इसमें हमारे पास नीचे 4 यूनिट दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा यूनिट ऐसा है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम के अलावा बाकी तीनों यूनिट जो हैं ये डिराइव्ड यूनिट है। पास्कल ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट होता है। और न्यूटन ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट होता है। वाट ये भी डिराइव्ड यूनिट है और ये पावर का यूनिट होता है। तो इसमें था हमारे पास किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है जो किसी से भी डिराइव नहीं किया गया। हमारे पास नंबर 3 पे है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, कि किसी भी बॉडी की किसी भी चीज़ की जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम किस के अंदर मेजर करते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर है मोल। इनके मोल के अंदर जो है वो किसी भी बॉडी की अमाउंट जो है वो हम मेजर करते हैं। नंबर 4 पे है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड्स इक्विवेलेंट टू, इनके 200 माइक्रो सेकेंड्स का जो इंटरवल है उसको अगर हम सोल्व करें तो वो किसके बराबर होगा। उसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड। हम देखेंगे हमारे पास 2 × 10⁻⁴ कैसे आता है। ये लिखा है 200 माइक्रो सेकेंड्स, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। 200 को लिखे अगर हम तो बनता है 2 × 10⁻²। इनके 2 0 थे, 2 0 को हम 10 की पावर में लेंगे तो 2 × 10⁻²। अगर हम इसको हम सोल्व करें, दोनों 10 की पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें तो 2 10⁻² सेकेंड, तो 2 - 6 जो है ये होता है -4। तो आंसर आ गया 2 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। आगे हमारे पास नंबर 5 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कि इसमें हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो कौन सी है। तो वो हमारे पास है 5000 नैनोग्राम, 5000 नैनोग्राम। क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो नैनो होता है 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹। उसको मजीद सोल्व करें तो ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 से आगे हमारे पास आएंगे मजीद 5 0 आएंगे। ठीक है, तो जिससे बनेगा 0.0000005। ठीक है, ग्राम। इनकी ये सबसे छोटी रकम बनेगी हमारे पास। हमारे पास नंबर 6 पे है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। ये हमारे पास कोई भी टेस्ट ट्यूब है जिसको हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, उसका इंटरनल डायामीटर हमने मेजर करना है। तो किसी भी बॉडी का इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को।
क्योंकि वर्नियर कैलीपर के जो अपर जाज होते हैं, अपर जाज, वो हम किसी भी बॉडी के जो इंटरनल उसका डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का हमने इंटरनल डायामीटर मालूम करना है तो उसके लिए वर्नियर कैलीपर को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 हमारे पास है, अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायामीटर ऑफ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। एक तालिब इल्म ने वर्नियर कैलिपर से किसी भी वायर का डायमीटर निकाला जो कि था 1.032। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमारे पास जो सही आंसर है 1.03 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास वर्नियर कैलीपर का जो लीस्ट काउंट होता है सेंटीमीटर में वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो जितने उसका वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट है उसी लिहाज से अगर इसको हम कंपेयर करें, कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो रीडिंग बनेगी 1.03 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास नंबर 8 पे है, आ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर, कि जो पैमाइशी सिलेंडर था, मेजरिंग सिलेंडर है, उसे इस्तेमाल किया जाता है किसी बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। हमारे पास इनका सही आंसर जो है वो है वॉल्यूम। आगे नंबर 9, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट यूजिंग स्क्रू गेज। On the main scale, it reads 3 divisions, while 8th division on the circular scale coincides with index line. Its thickness is। तो इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये, जो हमारे पास ना 8th डिवीजन, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, जो कि मिलीमीटर में है। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट जो मिलीमीटर में था, ठीक है, जो हमारे पास किस में है, मिलीमीटर में, तो वो 0.01 मिलीमीटर होता है। 0.01 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0.08। इसके अंदर आप 3 को प्लस कर दें, ठीक है, तो बनेगा 3.08 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो था इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर। कोई भी हमारे पास रीडिंग है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको नाम देते हैं, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ऑल द एक्यूरेटली noun digits and the first doubtful digit। तो ये थे हमारे पास MCQs जो कि कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1.2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस बयान करते हैं तो हम हमेशा उनका एक बॉक्स बनाते हैं कि दरमियान में लाइन ड्रा की जाती है। एक साइड पे हमने बेस क्वांटिटीज को लिखना है, दूसरी साइड पे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को लिखना है। दोनों को लिखने के बाद जो है हम उनका डिफरेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास होगा, एक तरफ हमने लिखी है बेस क्वांटिटीज, तो उसके नीचे हम बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। दूसरी तरफ हमने लिखी होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो उसके नीचे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बयान करेंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला डिफरेंस होगा एग्जाम्पल्स का, कि एक साइड पे अगर हम बेस की एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो दूसरी साइड पे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स देनी है। तो ये हमारे पास मेथड होगा किसी भी क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस बयान करने का।
तो यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो हमने इसको पहले भी देख चुके हैं। हमारे पास ये जी टोटल हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनकी बेस पर हम बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव करते हैं, तो उसको नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, कि हमारे पास टोटल जो है वो 7 क्वांटिटीज़ थी, जिनकी बेस पर हमने जो बाकी क्वांटिटीज़ होंगी उनको बनाएंगे, उनको डिराइव करेंगे, तो उसको नाम दिया जाता है जी बेस क्वांटिटीज़। अब बेस की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? ये है लेंथ, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of a substance। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स थी बेस क्वांटिटीज की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम नाम से ही ज़ाहिर है, लफ्ज़ हमारे पास है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड का मतलब होता है किसी दूसरी चीज से बनाया गया, फाइंड किया गया, अखज़ किया गया। ठीक है, इनके डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज की मदद से बनाते हैं, डिराइव करते हैं। इनकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये बजाते खुद कुछ नहीं है। ठीक है, इनका अपना कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास तभी बनती हैं जब हम मुख्तलिफ तरह की बेस क्वांटिटीज को आपस में इकट्ठा करेंगे, उनको मिलाएंगे। उनको मिलाने से हमारे पास जो नई क्वांटिटीज बनेगी वो हमारे पास होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हमने बेस क्वांटिटीज की मदद से डिराइव करेंगे, उनको नाम दिया जाता है डिराइव क्वांटिटीज। अब हमारे पास की एग्जांपल्स हैं, हमारे पास है एरिया। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें एरिया बजाते खुद कुछ नहीं है, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया में दो चीज़ें आ गई, एक लेंथ है और दूसरी क्या है, विड्थ है। इसका मतलब है एरिया लेंथ और विड्थ पे ही डिपेंड करेगा, जबकि एरिया बजाते खुद कुछ नहीं है। तो जब हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो तीन क्वांटिटीज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम बनता है। तो स्टूडेंट सेम अदर क्वांटिटीज भी जो थी हमारे पास स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये भी हमारे पास सेम ऐसी ही क्वांटिटीज हैं जो बजाते खुद कुछ नहीं है। ठीक है, इनको हमने अदर क्वांटिटीज जो होंगी उनकी मदद से ही बनाएंगे, उनकी मदद से ही इनको डिराइव किया जाएगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने जो बेस यूनिट्स हैं उनको अलहदा कर देंगे और जो बाकी हमारे पास होंगे डिराइव्ड यूनिट उनको हमने अलहदा कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो टेबल बना लिए, एक तरफ हमारे पास बेस यूनिट्स लिख दिया, एक तरफ हमने डिराइव्ड यूनिट लिख दिया। तो इसमें जो हमारे पास था किलोग्राम, ये हमारे पास बेस यूनिट है। उसके बाद हमारे पास है मोल, बेस यूनिट है। और हमारे पास है एम्पेयर, ये भी हमारे पास बेस यूनिट है। उसके बाद है मीटर, ये भी हमारे पास बेस यूनिट है। और उसके बाद हमारे पास है केल्विन, ये भी हमारे पास जो ये बेस यूनिट है। अब इसके अलावा जो बाकी बच गए हैं यहाँ पर जो सामने हमारे पास दिए गए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अगर हम बात करें जौल की, जौल जो है ये वर्क का यूनिट है, तो वर्क हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लिहाजा न्यूटन का यूनिट है।
ये भी डिराइव्ड यूनिट होगा। उसके बाद हमारे पास है हर्ट्ज, ये भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है और ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था कूलम, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है और ये होता है चार्ज का यूनिट होता है। लास्ट वन था वाट, तो ये पावर का यूनिट होता है, पावर भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने डिफरेंट तरह के बेस यूनिट्स को हमने सेपरेट किया फ्रॉम द डिराइव्ड यूनिट्स। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर है 1.4, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। कि यहाँ में हमारे पास डिफरेंट तरह की डिराइव्ड क्वांटिटीज दी गई हैं, इनमें से हमने देखना ये कि कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास बेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो डिराइव्ड है। तो हमने बात की थी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ये बजाते खुद कुछ नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को बनाते हैं डिफरेंट तरह की बेस क्वांटिटीज को मिलाकर। तो पहले हमारे पास है स्पीड, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है स्पीड। तो हम देखते हैं स्पीड का फार्मूला जो है हमारे पास डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें देखें दो चीजें आ गई हैं, एक हमारे पास जो था वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है लेंथ है, और दूसरा हमारे पास क्या टाइम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है ये भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब है लेंथ को और टाइम को अगर हम इकट्ठा करें, ये दो बेस क्वांटिटीज को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी बनेगी वो हमारे पास होगी स्पीड, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ। इनके लेंथ के अंदर हमारे पास वॉल्यूम के अंदर हमारे पास तीन चीज आ गई, लेंथ है, हाइट है और विड्थ है। अगर हम बात करें कि तीनों चीजें विड्थ भी हाइट भी लेंथ भी इनकी ये मतलब इनका सेम ही हमारे पास बनता है। अगर हम कहें लेंथ जो है ये बराबर है हाइट के और यही बराबर है विड्थ के, तो यहाँ पे फिर हमारे पास तीनों जगहों पे आ जाएगा लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो लेंथ को हमने शामिल किया तो हमारे पास वॉल्यूम जो था वो डिराइव किया गया, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है। उसके बाद हमारे पास है फोर्स, ठीक है। तो अगर देखें फोर्स का फार्मूला जो है F बराबर एम ए, F बराबर है एम ए। तो मास तो हमने एज लिख दिया मल्टीप्लाई जो हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है, हमें लिखा हुआ है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा वी ये चेंज को शो करते हैं, क्योंकि डेल्टा वी की बात करें तो ये हमारे पास बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी लिखा हुआ है। तो ये जो डेल्टा वी है ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये जो बाकी नीचे बटे में टाइम थे इसको हम लिख सकते हैं 1/t। तो यहाँ में हमारे पास मैस इनटू d/t इनटू 1/t, ठीक है। इनके तीनों के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो पहली चीज है मैस, दूसरी हमारे पास है लेंथ। इनके हमने बात की थी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों हमारे पास लेंथ कहलाती हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो ये दोनों लेंथ हैं। और तीसरी हमारे पास आ गई टाइम, यानी कि फोर्स के फार्मूले में जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो एक चीज लेंथ होती है, दूसरा मैस है और तीसरा क्या है टाइम। तो ये तीन क्वांटिटीज जो थी इसके फार्मूले के अंदर इन्वॉल्व थी, शामिल थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है वर्क। तो अगर हम देखें वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है एम ए, फोर्स का फार्मूला फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर एम ए होता है।
तो इनटू डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखा है m और x का रिलेशन a, ये भी हमने बात की है, बराबर होता है डेल्टा v बटा डेल्टा t के। ये फार्मूला है x का रिलेशन का इनटू डिस्टेंस s। तो हमारे पास m इनटू डेल्टा v हमारे पास था, ठीक है, ये बराबर होता है d ओवर t के। तो d यहाँ पे याद रखें ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, और ये जो डेल्टा टी था इसको लिखा 1/t इनटू s। तो कहेंगे इन दी फार्मूला ऑफ वर्क द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व आर, कौन कौन सी नहीं, मैस है, डिस्टेंस इनके डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्टेंस ये हमारे पास लेंथ है, टाइम है, ठीक है। तो ये तीन क्वांटिटीज जो है वो वर्क के फार्मूले के अंदर इन्वॉल्व होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5 स्टेटमेंट है एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड्स में लगाइए। तो स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो एज है वो है 15 ईयर्स, क्योंकि 15 इसलिए हमने सपोज किया है क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली 16 ईयर्स की एज तक जो है वो मैट्रिक क्लियर करते हैं। तो 15 में वो 9th में होंगे, जब 16 में पहुंचेंगे उनकी वो 10th क्लास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 15 ईयर्स, एज कितनी 15 सपोज की। अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एज इन 15 डेज। तो उसको हमने एज को जो हमारे पास 15 था, एज इन डेज बराबर यहाँ पे इक्वल का साइन हमारे पास आना है। तो 15 इंटू 365, ये 365 जो है ये टोटल 1 ईयर्स के अंदर इतने डेज होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5475 डेज, इतने डेज आ गए। अब इन डेज को हम कन्वर्ट करते हैं ओवर्स में, ठीक है। तो एक दिन के अंदर हमारे पास टोटल कितने बजे, 24। तो इस रकम को जो डेज में हमने कन्वर्ट की थी उसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया जी 13,1400 आवर्स। अब इस आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में। तो एक आवर्स के अंदर जो है वो 60 मिनट होते हैं। एक आवर्स के अंदर, एक घंटे के अंदर जो है वो 60 मिनट होते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,884,000 मिनट्स हमारे पास आ गए। अब हमारे पास एज इन सेकंड्स, यानी कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने 60 सेकंड्स लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 47304 आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 0 सेकंड में। इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो बनेगा 4.7304 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप जो था वो कैलकुलेट किया। नंबर 6 पे है, व्हाट रोल एसए यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ने साइंस की तरक्की में अपना क्या रोल प्ले किया। इसके हमने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे साइंस के अंदर इंसान की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं तो हमें एक ऐसे सिस्टम की पूरी दुनिया में ज़रूरत महसूस की गई जिसके अंदर आप अपनी साइंसी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी उनको एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास 1960 में एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स जो थी उसने उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जो पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको तस्लीम भी किया जाए और जिसकी मदद से होल दी वर्ल्ड जो है वो इंफॉर्मेशन को, मालूमात को एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। उसे नाम देते थे हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल, और इसमें जो यूनिट्स हमने मुतारिफ कराए उनको हमने SI यूनिट्स का नाम दिया। नंबर 7 पे है 1.7, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। दोस्तों ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट कह लें या इसको दूसरा नेम होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो हम लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज आल्सो कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट।
इनके लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का जो दूसरा नाम है वह है वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल की जो स्मॉल डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर, एंड वन स्मॉल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जो स्मॉल डिवीजन होती है 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो उससे नाम दिया जाएगा वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर। अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो बनेगा 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास था वर्नियर कांस्टेंट के बारे में। 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कोई भी हमारे पास मेरी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम जीरो एरर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये लिखा कि हमारे पास इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देयर मे बी ए सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, ड्यू टू विच मेजरमेंट में बी लेस और ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट। कि हमारे पास जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं साइंस के अंदर तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, डिवाइस के अंदर जो है कोई ना कोई एरर जो पाई जाती है जिसको हम जीरो एरर का नाम देते हैं। अब अगर डिवाइस के अंदर आले के अंदर जीरो एरर पाई जाएगी तो हम उससे जब रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल वैल्यू से या तो ज़्यादा आएगी या कम आ सकती है। ठीक है, तो उसका फिर हमारे पास जो है वो नुकसान क्या होगा कि वो जो ज़ीरो एरर होगी हम उससे जितनी भी रीडिंग्स ले रहे होंगे, उससे जितनी भी हमारे पास रीडिंग्स ली गई होंगी वो तमाम की तमाम जो रीडिंग्स हैं उन पे ज़ीरो एरर का इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, अगर ज़ीरो एरर का इफ़ेक्ट होगा तो उससे हमारी तमाम रीडिंग्स जो होंगी वो गलत होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 1.9, वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी पैमाइशी आले में जीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी क्यों होता है? उसकी रीज़न ये हमारे पास होती है कि हमने अभी बात की जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स नोट करते हैं उसमें अगर ज़ीरो एरर पाई जाती है तो वो तमाम के तमाम जो हमारे पास मेजरमेंट्स ली जाती हैं उनको ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे ज़ीरो एरर को, ठीक है, जब हमने कोई भी रीडिंग नोट करनी होगी तो उससे पहले हम ज़ीरो एरर निकालेंगे उस आले का। ठीक है, कोई भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करने से पहले हमने उसमें से ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करना होगा। जब उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे हमें पता चलेगा इसके अंदर ये ज़ीरो एरर पाया जाता है। उसके बाद जब उससे हम रीडिंग नोट करेंगे तो जो ज़ीरो एरर हमारे पास आया होगा, जो फाइनल रीडिंग हम एंड पे निकालेंगे उसके अंदर से उस ज़ीरो एरर को या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम ये अमल यूज नहीं करते, इफ यू डोंट कैलकुलेट जीरो एरर देन कंसिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग विल बी कैलकुलेटेड। अगर हम जीरो एरर को नोट नहीं करते तो फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, फिर हमारे पास जो रीडिंग आएगी उसके अंदर जो है वो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। हमारे पास जो रीडिंग्स आती हैं अगर हम ज़ीरो एरर को इग्नोर कर देते हैं तब हमारे पास जो लीजर में जो रीडिंग होंगी उनके अंदर लास्ट मंथ जो वो डिफरेंस हमारे पास पैदा हो सकते हैं। आगे हमारे पास 1.10 है, व्हाट इज अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबोरेटरीज। तो स्टॉप वॉच क्या होती है? हम स्टॉप वॉच एक ऐसे डिवाइस को नाम देते हैं जो कहीं भी किसी भी जगह पर दो पॉइंट्स के दरमियान, दो इंटरवल्स के दरमियान टाइम की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाए उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। अब हमने बात की थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो है 0.1 सेकेंड्स।
0.1 सेकंड से मुराद है 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हम टाइम की सही कैलकुलेशन जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास सुनसा है 1.11 वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसकी रीज़न हमारे पास ये होती है कि जब हम मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उसकी अपने साइंटिफिकली कैलकुलेशंस करनी होती है, तो हमारे पास मोस्टली जो रीडिंग्स आती हैं टाइम की वो स्मॉल इंटरवल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, जब हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जब हम टाइम नोट करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, तो हमारे पास स्मॉल इंटरवल्स जो टाइम होते हैं वो मोस्टली आते हैं। तो लिहाजा जब वो स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम आएंगे उनको हमने रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से, ताकि हम टाइम के हिसाब से अपनी जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अगर जी व्हाट इज मेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट, कि कोई भी हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब होता है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। तो उसमें कहती ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स in any measurements, all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression या measurement are called significant figures। कि कोई भी हमारे पास जब measurement लेते हैं उसमें हमारे पास कुछ डिजिट होते हैं जो पहले वाले होते हैं, आखिरी डिजिट को छोड़कर तमाम के तमाम बाकी जो डिजिट होते हैं उनका नाम देते हैं ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। उसके बाद फिर हमारे पास जो राइट साइड से पहला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं जी डाउटफुल डिजिट। तो तमाम के तमाम एक्यूरेट डिजिट को और जो लास्ट वाला था राइट साइड से डाउटफुल डिजिट, इनको मिलाएं, इनको इकट्ठा करें, फिर हम उसको नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इनका हमें फ़ायदा क्या होता है जी, इनका फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी मदद से जो अपनी कैलकुलेशन होती है, जो रीडिंग होती है, वो हमारे पास मोर एक्यूरेट होती है। अब इसमें देखते हैं, लिखा जी हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, के कोई भी जब हम रीडिंग लेते हैं उसके अंदर पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट होते हैं उनसे हमारी जो एक्यूरेसी है वो कैसे ली जा सकती है, या एक्यूरेसी का मतलब क्या है। ये सुन लें कि जब भी हम कोई भी रीडिंग नोट करते हैं वो हमारे पास किस तरीके से ज़्यादा एक्यूरेट समझी जा सकती है। तो इसमें लिखा जी जब भी हम किसी भी डिवाइस से रीडिंग नोट करेंगे, कोई भी मेजरमेंट है, तो उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ली गई जो रीडिंग है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा वो प्रीसाइज समझी जाती है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बेहतर करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ करते हैं। कि जैसा कि अगर हम रीडिंग नोट करते हैं मीटर रूल से वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, अगर उससे हम आगे बेहतर जाते हैं वो हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर हम उससे भी आगे जाते हैं तो मीटर रूल से आगे बेहतर था वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर से जो ज़्यादा बेहतर है वो हमारे पास होता है स्क्रू गेज। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास पॉइंट के बाद और ज़्यादा डिजिट जो हैं वो आते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा डिजिट्स हमारे पास पॉइंट के बाद आएंगे वो हमारे पास जो रीडिंग होगी वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट इनके प्रीसाइज होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं जी मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन। कि अगर हमारे पास रकम के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी, कैलकुलेट की थी, उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो रीडिंग हमारे पास उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर।